Wing Commander Shubhanshu Shukla. Thank you, sir, for doing the honors. I request the astronauts to kindly occupy their seats off the dais. धर्म जी, इसरो परिवार के सभी सदस्यगण, नमस्कार। साहसिक साथियों के सम्मान में हम सब स्टैंडिंग ओवेशन दे करके तालियों से उनको सम्मानित करें। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। हर राष्ट्र की विकास यात्रा में कुछ क्षण ऐसे आते हैं जो वर्तमान के साथ ही आने वाली पीढ़ियों को भी परिभाषित करते हैं। आज भारत के लिए ये ऐसा ही क्षण है। हमारी आज की जनरेशन बहुत सौभाग्यशाली है जिसको जल, थल, नभ और अंतरिक्ष में ऐतिहासिक कामों का यश मिल रहा है। कुछ समय पहले मैंने अयोध्या में कहा था कि ये नए काल चक्र की शुरुआत है। इस नए काल क्षेत्र में ग्लोबल ऑर्डर में भारत अपना स्पेस लगातार बड़ा बना रहा है और ये हमारे स्पेस प्रोग्राम में भी साफ साफ दिखाई दे रहा है। साथियों, पिछले वर्ष भारत वो पहला देश बना जिसने चंद्रमा के साउथ पोल पर तिरंगा फहराया। आज शिव शक्ति पॉइंट पूरी दुनिया को भारत के सामर्थ्य से परिचित करा रहा है। अब विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर में हम सभी एक और ऐतिहासिक सफर के साक्षी बन रहे हैं। अब से कुछ देर पहले देश पहली बार अपने 4 गगनयान यात्रियों से परिचित हुआ। ये सिर्फ 4 नाम और 4 इंसान नहीं है, ये 140 करोड़ एस्पिरेशंस को स्पेस में ले जाने वाली 4 शक्तियां हैं। चालीस वर्ष के बाद कोई भारतीय अंतरिक्ष में जाने वाला है, लेकिन इस बार टाइम भी हमारा है, काउंटडाउन भी हमारा है और रॉकेट भी हमारा है।
मुझे खुशी है कि आज इन एस्ट्रोनॉट से मिलने, उनसे बातचीत करने और उन्हें देश के सामने प्रस्तुत करने का सौभाग्य मुझे मिला। मैं इन साथियों को पूरे देश की तरफ से बहुत बहुत बधाई देता हूं, बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। 21वीं सदी के भारत की सफलता में आज आपका नाम भी जुड़ गया है। आप आज के भारत का विश्वास है। आप आज के भारत का शौर्य है, साहस है, अनुशासन है। आप भारत का गौरव बढ़ाने के लिए, अंतरिक्ष में तिरंगा लहराने के लिए पिछले कई वर्षों से दिन रात परिश्रम कर रहे हैं। आप भारत की उस अमृत पीढ़ी के प्रतिनिधि हैं जो चुनौतियों को चुनौती देने का जज्बा रखती है। आपके कड़े ट्रेनिंग मॉड्यूल में योग का एक बड़ा रोल है। इस मिशन में हेल्दी माइंड और हेल्दी बॉडी और इन दोनों का तालमेल होना बहुत जरूरी है। आप ऐसे ही जुटे रहिए, डटे रहिए। देश का आशीर्वाद आपके साथ है, देश की शुभकामनाएं आपके साथ है। आपको ट्रेनिंग देने में जुटे इसरो के गगनयान प्रोजेक्ट से जुड़े सभी साथियों को भी मैं अनेकों शुभकामनाएं देता हूं। लेकिन इसके साथ साथ कुछ चिंता भी बताना चाहता हूं और हो सकता है वो बातें कुछ लोगों को कड़वी भी लग जाए। मेरी देश की जनता को और देश के खास करके मीडिया को मेरी करबद्ध प्रार्थना है कि जो 4 साथी हैं उन्होंने लगातार पिछले कुछ वर्षों से तपस्या की है, साधना की है और दुनिया के सामने चेहरा दिखाए बिना की है। लेकिन अभी और भी बहुत कुछ करना बाकी है। अब उनको बहुत कठिन कसौटियों से गुजरना है। उनको अभी और अपने शरीर को, मन को कसना है। लेकिन हमारा देश का, हम लोगों का जैसा स्वभाव है, अभी 4 सेलिब्रिटी बन चुके हैं। अब वो कहीं चाहते होंगे कोई ऑटोग्राफ लेने के लिए दौड़ेगा। अब उसको सेल्फी भी चाहिए, फोटो भी चाहिए, ऑटोग्राफ भी चाहिए। अब थोड़ा मीडिया वाले भी डंडा लेके खड़े हो जाएंगे, उनके परिवारजनों के बाल नोच लेंगे। बचपन में क्या करते थे, यहां कैसे गए, टीचर के पास चले जाएंगे, स्कूल में चले जाएंगे। यानी एक ऐसा वातावरण बन जाएगा कि इनके लिए वो साधना का कालखंड में रुकावट आ सकती है। और इसलिए मेरी करबद्ध प्रार्थना है कि अब रियल स्टोरी शुरू हो रही है। हम जितना उनको सहयोग देंगे, उनके परिवार को सहयोग देंगे,
ऐसी कुछ चीजों में न उलझ जाएं, उनका ध्यान एक ही रहे, हाथ में तिरंगा है, अंतरिक्ष है, 140 करोड़ देशवासियों का सपना है, वही हम सबका संकल्प है, यही भाव रहे। इसलिए हम जितनी अनुकूलता करेंगे, मैं समझता हूं देश का सहयोग बहुत जरूरी है, मेरे मीडिया के साथियों का बहुत जरूरी है। अब तक ये नाम बाहर नहीं गए तो हमारा काम ठीक से चलता रहा, लेकिन अब थोड़ी कठिनाई उनके लिए भी बढ़ जाएगी और हो सकता है उनको भी कभी मन कर जाए, चलो यार एक सेल्फी ले लेते तो क्या जाता है। लेकिन सब चीजों से हमें बच के रहना होगा। साथियों, यहां इस कार्यक्रम से पहले मुझे गगनयान के बारे में भी विस्तार से जानकारियां दी गई, अलग अलग इक्विपमेंट के विषय में जानकारी दी गई, उनके ऑपरेशंस के विषय में बताया गया। मुझे जानकर बहुत अच्छा लगा कि गगनयान में यूज होने वाले ज्यादातर उपकरण मेड इन इंडिया है। ये कितना बड़ा संयोग है कि जब भारत दुनिया की टॉप 3 इकोनॉमी बनने के लिए उड़ान भर रहा है, उसी समय भारत का गगनयान भी हमारे स्पेस सेक्टर को एक नई बुलंदी पर ले जाने वाला है। आज यहां अनेक प्रोजेक्ट्स का लोकार्पण भी किया गया है। इनसे देश का वर्ल्ड क्लास टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में सामर्थ्य तो बढ़ेगा ही, साथ ही रोजगार के भी नए अवसर बनेंगे। और साथियों, मुझे खुशी है कि हमारे स्पेस सेक्टर में विमेन पावर, इस विमेन पावर को बहुत महत्व दिया जा रहा है। चंद्रयान हो या गगनयान, महिला वैज्ञानिकों के बिना ऐसे किसी भी मिशन की कल्पना भी नहीं की जा सकती। आज 500 से अधिक महिलाएं इसरो में लीडरशिप पोजीशन पर हैं। मैं यहां मौजूद सभी महिला वैज्ञानिकों, टेक्नीशियंस, इंजीनियर्स की हृदय से सराहना करता हूं। लेकिन इसके कारण पुरुष वर्ग नाराज न हो जाए, उनको तो मिलता ही रहता है अभिनंदन। साथियों, भारत के स्पेस सेक्टर का एक बहुत बड़ा योगदान है जिसकी उतनी चर्चा नहीं हो पाती। ये योगदान है युवा पीढ़ी में साइंटिफिक टेम्परामेंट के बीज बोने का। इसरो की सफलता देखकर कितने ही बच्चों के मन में ये बात आती है कि बड़ा होकर मैं भी साइंटिस्ट बनूंगा। वो रॉकेट का काउंटडाउन, उसकी उल्टी गिनती लाखों लाख बच्चों को प्रेरित करती है। हर घर में कागज के हवाई जहाज उड़ाने वाला जो एरोनॉटिकल इंजीनियर है, वो बड़ा होकर आप जैसा इंजीनियर बनना चाहता है, साइंटिस्ट बनना चाहता है। और किसी भी देश के लिए उसकी युवा पीढ़ी की इच्छा शक्ति बहुत बड़ी पूंजी होती है। मुझे याद है जब चंद्रयान 2 की लैंडिंग का समय था, पूरे देश के बच्चे उस पल को देख रहे थे। उस पल में
बच्चों ने बहुत कुछ सीखा। फिर आया पिछले साल 23 अगस्त का दिन। चंद्रयान की सफल लैंडिंग ने युवा पीढ़ी को एक नए जोश से भर दिया। इस दिन को हमने स्पेस डे के तौर पर मान्यता दी है। आप सभी ने देश को अपनी स्पेस जर्नी में भारत को उपलब्धियों के ऐसे एक से बढ़कर एक पल दिए हैं। स्पेस सेक्टर में हमने कई रिकॉर्ड बनाए हैं। पहले ही प्रयास में मंगल ग्रह तक पहुंचने की सफलता भारत को मिली। एक ही मिशन में 100 से अधिक सैटेलाइट लॉन्च करने वाला देश हमारा भारत है। चंद्रयान की सफलता के बाद भी आपने कई उपलब्धियां हासिल की। आपने आदित्य L1 को पृथ्वी से 15 लाख किलोमीटर दूर सुरक्षित रूप से अपने ऑर्बिट तक पहुंचाया है। दुनिया के कुछ ही ऐसे देश ऐसा कर पाए हैं। 2024 को शुरू हुए अभी कुछ हफ्ते ही हुए हैं। इतने कम समय में ही आपने एस्पोसेट और इनसेट 3DS जैसी सफलता हासिल की है। साथियों, आप सभी मिलकर भविष्य के लिए नई संभावनाओं के द्वार खोल रहे हैं। अनुमान है कि आने वाले 10 वर्षों में भारत की स्पेस इकोनॉमी 5 गुना बढ़कर $44 बिलियन तक पहुंच जाएगी। स्पेस के क्षेत्र में भारत एक बहुत बड़ा ग्लोबल कॉमर्शियल हब बनने जा रहा है। आने वाले कुछ वर्षों में हम चंद्रमा पर एक बार फिर जाएंगे। और इस सफलता के बाद हमने अपने लक्ष्य और ऊंचे कर लिए हैं। अब हमारे मिशन टेक्नोलॉजी की दृष्टि से और अधिक चैलेंजिंग होंगे। हम चंद्रमा की सतह से सैंपल जुटाएंगे और उन्हें पृथ्वी पर वापस लेकर के आएंगे। इससे चांद के बारे में हमारी जानकारी और समझ और बेहतर होगी। इसके बाद शुक्र भी इसरो के लक्ष्यों में से एक है। 2035 तक अंतरिक्ष में भारत का अपना स्पेस स्टेशन होगा, जो हमें स्पेस के अज्ञात विस्तार को जानने में मदद करेगा। इतना ही नहीं, इसी अमृतकाल में भारत का एस्ट्रोनॉट भारत के अपने रॉकेट से चंद्रमा पर भी उतरकर दिखाएगा। साथियों, 21वीं सदी का भारत, विकसित होता हुआ भारत, आज दुनिया को अपने सामर्थ्य से चौंका रहा है। पिछले 10 वर्षों में हमने लगभग 400 सैटेलाइट्स को लॉन्च किया है, जबकि इससे पहले के 10 वर्षों में मात्र 33 सैटेलाइट्स लॉन्च किए गए थे। 10 वर्ष पहले पूरे देश में मुश्किल से 1 या 2 स्टार्टअप थे। आज इनकी संख्या 200 पार हो चुकी है। इनमें से अधिकांश स्टार्टअप्स युवाओं द्वारा शुरू किए गए हैं। आज इनमें से कुछ लोग
हमारे बीच भी मौजूद है। मैं उनके विजन, उनके टैलेंट और उनकी उद्यमता की सराहना करता हूं। हाल ही में हुए स्पेस रिफॉर्म्स ने इस सेक्टर को नई गति दी है। पिछले हफ्ते ही हमने स्पेस में एफडीआई पॉलिसी भी जारी की है। इसके तहत स्पेस सेक्टर में 100% फॉरेन इन्वेस्टमेंट को भी मंजूरी दे दी गई है। इस रिफॉर्म से दुनिया के बड़े बड़े स्पेस संस्थान भारत आ पाएंगे और यहां के युवाओं को पूरी दुनिया के सामने अपना टैलेंट दिखाने का मौका मिलेगा। साथियों, हम सब ने मिलकर 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का संकल्प लिया है। इस संकल्प को सिद्धि तक पहुंचाने में स्पेस सेक्टर की भूमिका बहुत बड़ी है। और स्पेस साइंस सिर्फ रॉकेट साइंस नहीं है, बल्कि ये सबसे बड़ी सोशल साइंस भी है। स्पेस टेक्नोलॉजी से सोसाइटी को सबसे अधिक लाभ होता है, सबको लाभ होता है। आज हमारी डेली लाइफ में जो भी टेक्नोलॉजी यूज होती है, उसमें स्पेस टेक्नोलॉजी का बहुत बड़ा रोल है। खेती में फसल की देखरेख हो, मौसम की जानकारी हो, साइक्लोन और दूसरी आपदाएं हो, सिंचाई के साधन हो, गाड़ी चलाने में मदद करने वाली मैप हो, ऐसे अनेक काम सैटेलाइट डेटा से ही होता है। भारत के लाखों मछुआरों को नाविक द्वारा सटीक जानकारी मिलने के पीछे भी स्पेस की ताकत है। हमारे सैटेलाइट्स हमारे बॉर्डर को सेफ रखने में भी मदद करते हैं, तो दूर सुदूर इलाकों में एजुकेशन, कम्युनिकेशन और हेल्थ सर्विसेज पहुंचाने में भी वो भरसक मदद करते हैं। इसलिए विकसित भारत के निर्माण में आप सभी की, इसरो की, पूरे स्पेस सेक्टर की बहुत बड़ी भूमिका है। मैं एक बार फिर आप सभी को अनेक अनेक शुभकामनाएं देता हूं। टीम गगनयान को विशेष रूप से 140 करोड़ देशवासियों की तरफ से शुभकामनाएं देता हूं। फिर एक बार आप सबको शुभकामनाएं देते हुए बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय प्रधानमंत्री जी से निवेदन है कि वे एस्ट्रोनॉट डेजिग्नेट्स को विंग्स प्रदान करें। ग्रुप कैप्टन प्रशांत बालकृष्णन नायर, Group Captain Ajit Krishnan, ग्रुप कैप्टन अंगद प्रताप, Wing Commander Shukla, Thank you, sir, for doing the honors. I request the astronauts to kindly occupy their seats off the dais. धर्म जी, इसरो परिवार के सभी सदस्यगण, नमस्कार। साहसिक साथियों के सम्मान में हम सब स्टैंडिंग ओवेशन दे करके तालियों से
उनको सम्मानित करें। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। हर राष्ट्र की विकास यात्रा में कुछ क्षण ऐसे आते हैं जो वर्तमान के साथ ही आने वाली पीढ़ियों को भी परिभाषित करते हैं। आज भारत के लिए ये ऐसा ही क्षण है। हमारी आज की जनरेशन बहुत सौभाग्यशाली है, जिसको जल, थल, नभ और अंतरिक्ष में ऐतिहासिक कामों का यश मिल रहा है। कुछ समय पहले मैंने अयोध्या में कहा था कि ये नए काल चक्र की शुरुआत है। इस नए काल क्षेत्र में ग्लोबल ऑर्डर में भारत अपना स्पेस लगातार बड़ा बना रहा है और ये हमारे स्पेस प्रोग्राम में भी साफ साफ दिखाई दे रहा है। साथियों, पिछले वर्ष भारत वो पहला देश बना जिसने चंद्रमा के साउथ पोल पर तिरंगा फहराया। आज शिव शक्ति पॉइंट पूरी दुनिया को भारत के सामर्थ्य से परिचित करा रहा है। अब विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर में हम सभी एक और ऐतिहासिक सफर के साक्षी बन रहे हैं। अब से कुछ देर पहले देश पहली बार अपने 4 गगनयान यात्रियों से परिचित हुआ। ये सिर्फ 4 नाम और 4 इंसान नहीं है, ये 140 करोड़ एस्पिरेशंस को स्पेस में ले जाने वाली 4 शक्तियां हैं। चालीस वर्ष के बाद कोई भारतीय अंतरिक्ष में जाने वाला है, लेकिन इस बार टाइम भी हमारा है, काउंट डाउन भी हमारा है और रॉकेट भी हमारा है। मुझे खुशी है कि आज इन एस्ट्रोनॉट से मिलने, उनसे बातचीत करने और उन्हें देश के सामने प्रस्तुत करने का सौभाग्य मुझे मिला। मैं इन साथियों को पूरे देश की तरफ से बहुत बहुत बधाई देता हूं, बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। 21वीं सदी के भारत की सफलता में आज आपका नाम भी जुड़ गया है। आप आज के भारत का
विश्वास है। आप आज के भारत का शौर्य है, साहस है, अनुशासन है। आप भारत का गौरव बढ़ाने के लिए, अंतरिक्ष में तिरंगा लहराने के लिए पिछले कई वर्षों से दिन रात परिश्रम कर रहे हैं। आप भारत की उस अमृत पीढ़ी के प्रतिनिधि हैं जो चुनौतियों को चुनौती देने का जज्बा रखती है। आपके कड़े ट्रेनिंग मॉड्यूल में योग का एक बड़ा रोल है। इस मिशन में हेल्दी माइंड और हेल्दी बॉडी और इन दोनों का तालमेल होना बहुत जरूरी है। आप ऐसे ही जुटे रहिए, डटे रहिए। देश का आशीर्वाद आपके साथ है, देश की शुभकामनाएं आपके साथ है। आपको ट्रेनिंग देने में जुटे इसरो के गगनयान प्रोजेक्ट से जुड़े सभी साथियों को भी मैं अनेकों शुभकामनाएं देता हूं। लेकिन इसके साथ साथ कुछ चिंता भी बताना चाहता हूं और हो सकता है वो बातें कुछ लोगों को कड़वी भी लग जाए। मेरी देश की जनता को और देश के खास करके मीडिया को मेरी करबद्ध प्रार्थना है कि जो 4 साथी हैं उन्होंने लगातार पिछले कुछ वर्षों से तपस्या की है, साधना की है और दुनिया के सामने चेहरा दिखाए बिना की है। लेकिन अभी और भी बहुत कुछ करना बाकी है। अब उनको बहुत कठिन कसौटियों से गुजरना है। उनको अभी और अपने शरीर को, मन को कसना है। लेकिन हमारा देश का, हम लोगों का जैसा स्वभाव है, अब ये 4 सेलिब्रिटी बन चुके हैं। अब वो कहीं चाहते होंगे, कोई ऑटोग्राफ लेने के लिए दौड़ेगा। अब उसको सेल्फी भी चाहिए, फोटो भी चाहिए, ऑटोग्राफ भी चाहिए। अब थोड़ा मीडिया वाले भी डंडा लेके खड़े हो जाएंगे, उनके परिवारजनों के बाल नोच लेंगे। बचपन में क्या करते थे, यहाँ कैसे गए, टीचर के पास चले जाएंगे, स्कूल में चले जाएंगे। यानी एक ऐसा वातावरण बन जाएगा कि इनके लिए वो साधना का कालखंड में रुकावट आ सकती है। What is happening in UP and Himachal Pradesh, certainly a very, very good news for the Congress. It also gives a boost or shot in the arm for the Lok Sabha elections, because the big challenge for the Congress is that what they are not going to get in north of India, they're going to kind of compensate it by performing well in the southern states. And Karnataka and Telangana are 2 big states, and in both these states the Congress is in power. If they had been cross-voting against the Congress party in Karnataka, it would not be a confidence-building measure, certainly. So this is a reason why the Congress would smile and hope that at least in the Lok Sabha elections from Karnataka, the Congress has nothing to worry about. Okay, Pallavi, thank you. Pallavi, can I ask you to stay with us? I just want to go over to our colleague Harish Upadhyay, who's joining us from outside the Vidhan Saudha in Karnataka. Let's go to him for the numbers. Harish, one MLA we know has cross-voted, ST Somashekhar, I believe. Can you just tell our audiences, we saw the kind of preparation the Congress in Karnataka did, taking all of the MLAs to a hotel yesterday night. Clearly, all of that seems to have panned out for them. Bring us more context, please. Well, 2 aspects here. Apart from ensuring that they're in a huddle, what has really worked for the Congress is the fact that they're in power here.
and they came to power with a very good majority of 135 seats, and no MLA would risk voting against a current government in the state and either risk disqualification or not having the state government support for his constituency. Remember, if the funds stop flowing to his constituency, then the local electorate will pull up the MLA. So nobody wanted to take that risk, and that's one of the main reasons why you see that nobody has cross-voted from the Congress to some other party. S.T. Somsekhar was always a dicey candidate, a BJP MLA, but if you look at the history, in 2019, he crossed over from the Congress to the BJP to bring down the JDS Congress government and make way for a BJP government in 2019. But post 2023 elections, state elections here, we've seen him in a way getting close to the Congress leadership. There were questions on why he was not attending certain important meetings of the BJP. Will he switch over to the Congress? But now it's become a lot more clear. He's come out and voted against the party line, against the party's whip. There will be a lot of controversy. There will be a petition from the BJP seeking his disqualification to the Speaker's office. We'll have to see how the Speaker's office responds, because remember, there have been landmark judgments based on the verdict given by the Karnataka Speaker's office in 2019 during that whole government formation drama. So once again, UT Khadr, the Speaker, everyone would see whether he will act on the petition of the BJP, or will the BJP go to the court seeking an urgent hearing. That is something that will happen. The second candidate was Shivram Hebar, another similar candidate who switched over from the Congress to the BJP in 2019. Questions on whether he wants to go back to the Congress was always doing the rounds over the last few months. Today, he has decided to stay away from voting and not turn up at Vidhan Sauda. So both these candidates, in a way, making it very clear on whose side they are. The JDS, some good news for them. All of their MLAs have voted for their party candidate despite expressing their displeasure with the JDS tying up with the BJP for the Lok Sabha elections. All of them have voted. Many also interpreting how this can be seen. DK Shukumar saying that this indicates that several BJP MLAs themselves are against the BJP-JDS alliance. He's also saying if the BJP really wanted the fifth candidate to win, why is it that they got the BJP's candidate 48 votes while only 45 were required? So several questions coming up, and all these parties will have their own calculations to do. We're just going to come back to you. That's my colleague Harish joining us from the Vidhan Sauda. All of our reporters bringing us live coverage right now. My colleague Pallavi, my colleague Amma joining us from right here in the newsroom. We'll see you in just a few minutes. We're staying on this story on the other side of the nation at 5.
is already in place today. The stage was set early this morning for a very, very dramatic set of developments. Now, there are three states we're focusing on in particular. Uttar Pradesh, we're focusing on Himachal Pradesh, and in Karnataka. And unfortunately, we've known since the start of the day that the stage was set for possible cross-voting simply because of the number of nominations versus the number of seats available in each of the different states. We're going to bring you the on-the-ground picture. We're going to be taking you on the ground to Uttar Pradesh in particular, where for the Samajwadi Party, it's been a particularly difficult morning. Yesterday evening itself, you had MLAs not attended dinner, 8 MLAs. And since then, there have been indications that there would be cross-voting taking place from the Samajwadi Party to the BJP, essentially meaning that of the seats available, the BJP might be able to secure a higher number. 7 they were supposed to get, 3 the Samajwadi Party was supposed to get. Whether or not they'll be able to shift that 7 to an 8, even more, that's obviously the big question. That's in Uttar Pradesh. Now in Karnataka also, you have a similar picture, though obviously less seats available in Karnataka. In Karnataka, you have one JDS MLA, a land estate and a real estate baron. It's important to point out that that leader is actually backed by the BJP, but that number, that one seat is up for grabs in Karnataka and is more confusing. Now, the other state we're looking at is, of course, Himachal Pradesh. In Himachal Pradesh, it seemed as if it was game, set, match for the Congress party. This is because they'd already nominated Abhishek Manu Singhvi and they had the numbers. However, last-minute reports coming out of Himachal Pradesh of disgruntlement among the Himachal Pradesh Congress party leaders. The fact that Abhishek Manu Singhvi didn't actually come from Himachal Pradesh, the BJP perhaps looking to take advantage of that by fielding their own leader. All of that just sets the stage for you. But we're now going to bring you all of the updates that have taken place through the day. First, take a look at reactions. विधानमंडल दल के मुख्य सचेतक पद से हमने इस्तीफा देकर और जारी भी कर दिया। विधानमंडल दल के मुख्य सचेतक पद से हमने इस्तीफा देकर और जारी भी कर दिया। हर एक में साहस नहीं होता है जो सरकार के खिलाफ खड़ा हो जाए। सरकार के खिलाफ खड़े होने में साहस चाहिए और दबाव तो हर एक पे बनाया जाता है। ये बात कौन नहीं जानता है कि भारतीय जनता पार्टी जीतने के लिए कोई भी हथकंडा अपनाएगी। जहां तक यूपी का सवाल है, राज्यसभा के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने सब कुछ किया है वोट लेने के लिए, और जो लोग गए हैं उनमें साहस नहीं रहा होगा सरकार के खिलाफ खड़ा होने में। Okay, let's go over to our colleague Aman Sharma to get much more in depth. Aman, would it be fair to say that the headline out of today is that the INDI has been dealt a blow, and it isn't a blow that they knew was coming their way? Well, certainly in UP, in Uttar Pradesh, we see, and in Himachal. So Uttar Pradesh, it's very clear that clearly nearly 7 to 8 SP MLAs and the lone BSP MLA have cross-voted for the BJP. In Himachal, the BJP's claim is that many Congress MLAs have voted for the BJP. We'll only know this once the results come post 5 p.m. But in Uttar Pradesh, publicly it's been said by many of the MLAs of the SP that they have gone and voted for the BJP. The major reasons here seem to be two. Number one, that Akhilesh Yadav saying no to going to Ayodhya with the entire SP delegation earlier a fortnight ago, when the UP speaker had invited all parties to come with him to Ayodhya. SP MLAs were the only ones who didn't go because Akhilesh Yadav refused to invite. Some SP MLAs were upset over this. Some wanted to go, but they didn't go because Akhilesh Yadav said no. And many of them who have now cross-voted today have said that they believe in Lord Ram, and they have used that line to say that they maybe were offended by that. The other major cause was the two Rajya Sabha candidates that SP put up out of the three, Jaya Bachchan and Alok Ranjan. Jaya Bachchan was given the repeated fifth time. And Alok Ranjan is a former bureaucrat, former UP Chief Secretary. The grouse there was that Akhilesh Yadav stands for the PDA alliance, Pichhada Dalit Alpsankyak. Both of these choices were not part of the PDA grouping in a way. So the murmurs in the party were, why were these two people chosen? Why not somebody from the party's ranks, or somebody who's a cadre, or somebody from the minority community? That was also something that was rankling some SP members, and I think that has all come to the fore. BJP was working on this for some time now, silently, and now we've seen that play out in UP. So definitely it's a blow to the recently SP Congress unity in Uttar Pradesh. Himachal Pradesh, I would say, it is still to be seen what has really happened, because the BJP also wanted a division in the House after claiming that 8 to 9 MLAs of the Congress have voted
voted for the BJP. That didn't happen. So that was not allowed. So we don't know. Jairam Thakur, the former chief minister, has said that the Congress government has gone into a minority and they will maybe bring up a no confidence motion soon in the assembly. But we'll have to wait on the final call on Himachal because Congress had a comfortable lead, as you were saying. Right. They have 40 MLAs. And Karnataka, to interestingly, 2 BJP MLAs have cross-voted for the Congress. So in a way, that is the whole situation. And we'll know soon once the results come that what exactly the numbers were. Okay, so we're going to come back to you. You said right now that the BJP has been working on this. I'll come back to you to ask you what you mean when you say that. Let's go over to our colleague Pallavi, who's also with us right now. Pallavi, can you tell our audiences, because okay, we'll just go very quickly to reactions. We'll try to establish our connection with my colleague Pallavi in just a second. First, take a look. Reactions coming in through the day. मनोज पांडे जी सनातन धर्म के सदैव जो है पक्षधर रहे हैं। इस पर उनका सदन के अंदर और सदन के बाहर वो बराबर बयान देते रहे हैं। इसलिए जो है वो वहाँ पर खिन्न थे। और राम जी के दर्शन के लिए भी जब प्रस्ताव आए, उस प्रस्ताव पर वो खुद चाहते थे कि सभी लोग दर्शन करने के लिए जाएं। उस पर भी लोगों ने विरोध किया। इसलिए वो आज माननीय मोदी जी पर के नीतियों पर भरोसा करके आज जो है निर्णय ले रहे हैं। जो भारतीय जनता पार्टी के तरफ से 8 उम्मीदवार खड़े हैं, 8 जीतेंगे। जो खबरें अटकलों के बाजार में बहुत तैर रही थी, कल क्लियर हो गया। राजा भैया ने ओपन आकर के सामने बता दिया। मैं भी उनसे मिला था, बातचीत हुई तो मैंने बताया कि राजा भैया जी वोट देंगे। और जितने सहयोगी दल के लोग हैं सब लोग साथ में हैं, भारतीय जनता पार्टी साथ में है। और मज़े की बात यह है कि समाजवादी पार्टी की तरफ से लोग खुल करके वोट देने के लिए रजामंद हैं और आ रहे हैं। लोग वोट देंगे। सपा के तरफ से क्रॉस वोटिंग होगी और भाजपा को जिताने के लिए, एनडीए को मजबूत करने के लिए लोग वोट देंगे। 8 का आंकड़ा कम हो रहा है। जो 8वां उम्मीदवार है बीजेपी का, पूरा कर पाएंगे? देखिए, हमने कल भी कहा था, आज फिर कह रहे हैं। जहां तक जनसत्ता दल के पास मेरी पार्टी की, तो भाजपा के प्रत्याशियों को मतदान करेंगे और भारतीय जनता पार्टी के 8 मत हैं। तो आपके माध्यम से सभी दर्शकों को भी बता दें कि यहाँ प्रेफरेंशियल वोटिंग होती है, यानी कि एक मतदाता अनेक मत दे सकता है। भारतीय जनता पार्टी के 8 प्रत्याशी विजयी होंगे। ये एकदम दावे के साथ कह रहे हैं। दावा है पूरा जी। अच्छा, अब मुझे एक बात बताइए, जब हुआ यूं था कि आपसे नरेश उत्तम पटेल भी मिलने आए थे समाजवादी पार्टी से, उसके बाद भूपेंद्र चौधरी भी बीजेपी से मिलने आए, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष, क्या ऐसी बातचीत हुई, क्या ऐसा खटका कि आपने एनडीए की तरफ मूव कर गए? देखिए, जब चुनाव होता है तो हर प्रत्याशी वोट मांगता है। हम लोग भी वोट मांगते हैं, हर जगह जाते हैं। तो वो एक स्वाभाविक चीज़ है, उसमें कोई अनहोनी नहीं है। और अपने क्षेत्रवासियों से बात करके, अपने दल के लोगों से बात करके उनकी जो राय आई और हमने अपनी अंतरात्मा की आवाज़ पे सब कुछ मिला के ये निर्णय लिया कि एनडीए का, भारतीय जनता पार्टी का साथ देना है। Our colleague Pallavi Ghosh now to understand more. Pallavi, today started for the Samajwadi Party with their chief whip resigning. Can you tell our audiences where all of today's results, everything we're seeing playing out, how it'll bode for the Samajwadi Party just a few weeks before Lok Sabha elections? Well, there are two things over here. First of all, why does Rajya Sabha really matter? Because unlike in the Lok Sabha, in Rajya Sabha, the opposition was considered or deemed to be more aggressive, their voice was shriller, and the BJP would often have to take the help of friendly opposition parties like the BJD or YSR Congress to, get legislations passed. I think the BJP as a political party would want to reduce that dependence, which perhaps explains why it would want to do well in Rajya Sabha. But more than that, we just saw over this weekend the SP and the Congress, the AAP and the Congress celebrating what they call the successful seat sharing talks. Look at the top level, the alliance clicks, that's okay. But at the end of the day, Toya, it's the ground level workers who actually have to work together in tandem. Now let's take a quick example of Amethi. 2 of the SP MLAs have quit, they cross-voted. What does it mean if someone from the Gandhi family decides to take on Smriti Irani in Amethi? You don't have your workers on the ground. You don't have your MLAs who are in charge of zones and districts who are going to work for you.
to. So therefore, there's a hole which is being pricked into the entire idea of a strong, formidable opponent to the BJP. That's the strategy of the BJP essentially. Today, the opposition, at least as SP, looks like, it's not a very attractive option. Some would say it's a sinking ship, and therefore many of their MLAs have decided to cross-vote. Himachal, which should have been a cakewalk really for the Congress party, again has displayed a certain amount of cross-voting. Not a very good news for the Congress party again in Himachal Pradesh, even as counting has just about begun. Okay, Pallavi, thank you. Okay, we're just going to take our audiences now to what the National General Secretary of the Samajwadi Party, Shukla Yadav, had to say. Take a look. क्या जरूरत पड़ी बीजेपी ने लोकतांत्रिक के मूल्यों को खत्म कर दिया है। सर आज मतदान होगा तो कुछ लोग कह रहे हैं कि हम लोग क्रॉस वोट की खबर आ रही है, उस पर क्या कहेंगे सर? देखिए आप लोगों के द्वारा पता चल रहा है और ये देखिए समाजवादी पार्टी के चुनाव चिन्ह से जीते थे, तो देखिए देखा जाएगा आगे इस तरीके से अगर होगा तो फिर बाद में हम लोग भी देखेंगे। Okay, we're now going to bring you more context on this entire story. Our colleague Aman Sharma will be bringing us more context and more depth on this entire story. Aman, something you've been telling us in this entire story is the fact that the BJP has been at work. The opposition pointed out, particularly in Himachal Pradesh, the Congress was very critical. They said, you've announced a candidate in Himachal Pradesh when you don't even have the numbers. This means dirty politics is afoot. Well, the official stand of